हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप लोगों की सीयूईटी की तैयारी? अब आपके एग्जाम में लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। आप यह कह सकते हैं कि उससे भी कम दिन बचे हुए हैं। तो इन दिनों को कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि आप केमिस्ट्री में 100% मार्क्स स्कोर कर सकें, इसी के बारे में पूरा एक गॉड लेवल का स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे आज के इस छोटे से सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सीयूटी की। तो सीयूटी एग्जाम के थ्रू आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है और आप सभी लोग इस उम्मीद से सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आप सभी को आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल पाए। ठीक है, तो मैं आप यहां पर बात करने वाला हूं मेनली केमिस्ट्री का। तो आप जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। यानी टोटल 50 सवाल आपको दिए जाएंगे जिसमें से 40 सवाल आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, ये मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होंगे? 50 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको एक्चुअली अटेम्प्ट करने हैं 40 होंगे। तो पर क्वेश्चन मार्क्स की बात करेंगे तो यहां पर 5 नंबर आपको मिल रहे होंगे। जनरली जेई मेन में बच्चों को ऐसा रहता है कि 4 नंबर मिलता है, यहां पर आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहां पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी -1 आपके कट जाएंगे अगर आप गलत जवाब देते हैं तो। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 200 नंबर का पेपर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप 200 में 200 कैसे स्कोर करें। एंड दिस इज पॉसिबल, ये संभव है, अभी भी पॉसिबल है। ठीक है, तो टाइम की बात करेंगे तो टोटल आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। 60 मिनट में आपको 40 सवाल करने होते हैं। तो टाइम पर क्वेश्चन की बात करेंगे तो लगभग आपको 1.5 मिनट मिल रहा होगा। ठीक है, 1.5 मिनट मिल रहा होगा। तो और साथ ही आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है तो आपको बबल्स भी फिल करने होंगे। मैं आपको बोलूंगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका बबल उसी समय फिल करो। ऐसा कभी मत करना कि 10 क्वेश्चन सॉल्व किया और 10 का बबल एक साथ फिल कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा कि आप कोई एक का भी आंसर गलत फिल करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम आप नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उस एकदम मैच कराएंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। एग्जाम दे के आने के बाद ऐसा रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि अरे मैंने तो इसको सही सॉल्व किया था बस रंग गलत दिया। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे और इससे बचने का उपाय है साथ साथ करते जाना है। सॉल्व करो, आंसर निकालो, टिक करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, फिल करो। ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है। Is it clear to everybody? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहां पर मैं आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। और देखिए, ये स्ट्रैटेजी के पीछे एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं। जब मैंने जेई मेन का पेपर दिया था, जब मैंने ड्रॉप किया था, तो मैं अपने ड्रॉप ईयर की बात आपको बता रहा हूं, तो मेरा केमिस्ट्री कुछ खतरनाक लेवल का था। मेरे टीचर्स को ऐसा उम्मीद था कि मैं 120 में 120 लाऊंगा। ठीक है, उस समय पेपर 120 नंबर का होता था जेई मेन का। तो कई टीचर ने ऐसा कहा था कि 120 में 120 ना सही 110 तो ले ही आएगा। लेकिन मेरा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, मेरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा था। बट टीचर्स की एक्सपेक्टेशन और मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि मैं पेपर में गया और फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सवाल तो काफी कम समय में मैंने कर लिए, लेकिन फिजिकल के कुछ सवाल थे जिसमें मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह केमिस्ट्री में 100+ स्कोर कर पाऊं। और उस वजह से केमिस्ट्री में 1 घंटे के बदले मैं बहुत ज्यादा समय दे दिया, 90 मिनट्स के आसपास 1.5 घंटा दे दिया और मुझे फिजिक्स के लिए समय ही नहीं बच पाया। और जो लोग उस समय, मेरा एग्जाम सेंटर पटना में था, जो लोग पटना के रहने
वाले हैं उनको आइडिया होगा, जो बिहार के रहने वाले हैं। मेरा एग्जाम सेंटर था जो अभी न्यू बस स्टैंड है उस साइड में, मैं वहां से जो मीठापुर बस स्टैंड है वहां तक पैदल चलते हुए आया था, ये रिग्रेट करते हुए कि काश ये फिजिक्स का सवाल मैं देखा होता तो मैं इसको पक्का कर देता, देखते कर देता। तो प्रॉब्लम को समझिए, ये एग्जाम में हर बच्चों के सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन में फंस जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन था, उसमें मैं फंस गया और उस क्वेश्चन से भी मुझे 4 ही नंबर मिला, और जो फिजिक्स का आसान सवाल था उससे भी मुझे 4 ही नंबर मिलता। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं, हम लोग को फंसना नहीं है। जो क्वेश्चन सेट करने वाला है, क्वेश्चन सेटर है, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ऐसे सवाल डालेगा जिसमें आप उलझ जाएं, फंस जाएं, अपना टाइम बर्बाद कर लें, लेकिन आपको फंसना नहीं है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है। तो इस फंसने से बचने के लिए जो स्ट्रेटेजी है आपके पीछे लिखी हुई है, चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने 60 मिनट को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। कैसे? 50 प्लस 10 में डिवाइड करना है, मतलब 50 मिनट और 10 मिनट में डिवाइड करना है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको 40 प्लस 20 में भी डिवाइड कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे, कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, देखते ही आपको समझ लेना है कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई फिजिकल केमिस्ट्री का ही सवाल है, सवाल देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे से हो जाएगा, लेकिन समय ज्यादा लेगा, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, मेरे पास तो 1.5 मिनट है, 1 ही मिनट है, ये सवाल 4 मिनट ले सकता है। तो वो सवाल को आप क्या करेंगे, वहां पर आप क्या लिखेंगे, उस सवाल पर रिव्यू लिख देंगे। क्या लिखेंगे? रिव्यू, और आगे बढ़ जाएंगे। अगले सवाल पे गए, सवाल आसान लगा, आपको देखते लगे मैं कर लूंगा, तुरंत कर लेंगे, तुरंत उसका बबल फिल कर देंगे। ठीक है, अगर कोई सवाल दिख रहा है, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, उस पे स्किप लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते 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 आप जितने सवाल आपको करने हैं, 40 सवाल करने हैं, आप 40 सवाल तक पहुंच जाएंगे, लास्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस में आप पूरा क्वेश्चन पेपर देख चुके होंगे और जितने भी इजी सवाल है आप कर चुके होंगे। राइट, हर पेपर की एक स्ट्रक्चर होती है, हर पेपर में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ टफ होते हैं। तो पहले आपको इजी और एवरेज क्वेश्चन को करना है, टफ क्वेश्चन को बाद में करना है, नहीं तो आप टफ में फंसेंगे तो समय ज्यादा बर्बाद होगा और उससे भी आपको 4 ही नंबर मिलेगा, इजी क्वेश्चन से भी आपको 4 ही मिलेगा, यहां पर आपको 5 मिलेगा, क्योंकि हम बात सीयूईटी की कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि क्वेश्चन देखना है, समझना है कि ये क्वेश्चन आसान है, टफ है, ठीक है, या ऐसा है कि बिल्कुल मैं इसको कर ही नहीं सकता। तो जो क्वेश्चन आपसे हो जाए, आपको लगे इजी है, 1 मिनट 1.5 मिनट में हो सकता है, उसको तुरंत कर लीजिए। ठीक है, उसको आगे के लिए नहीं छोड़ना है, उसका बबल उसी समय फिल कर देना है। लेकिन जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हमारे ज्यादा समय किल करेगा, ज्यादा समय बर्बाद करेगा, गलत होने का चांस है, उसको आप रिव्यू मार्क करके चले जाइए। और जो क्वेश्चन लगे कि बिल्कुल आपने देखा ही नहीं है, उसको आप स्किप मार्क करेंगे। तो इस प्रोसेस में आप 40 क्वेश्चन देख लेंगे। हो सकता है इस प्रोसेस में किसी बच्चे को 50 मिनट लगे, किसी को 40 मिनट लगे, किसी को आधा घंटा ही लगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो आपके पास बचा हुआ टाइम बचेगा, 10 मिनट 20 मिनट, उस टाइम में आप क्या करेंगे, ये जो रिव्यू क्वेश्चन आपने मार्क किया था, दोबारा देखने वाला क्वेश्चन, इसको करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका समय बर्बाद भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सारा इजी क्वेश्चन कर चुके हैं। मान लीजिए 40 में से 20 सवाल इजी आया है, तो 20 सवाल आप कर चुके हैं, 100 नंबर आपका पक्का हो चुका है, 100 नंबर पे ठप्पा लग चुका है, 100 नंबर आपकी झोली में आ चुका है, इस बात को समझिए। ठीक है, लेकिन अगर आप रिव्यू क्वेश्चन को ही पहले ही करने बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा और आप एक जो मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स है, हो सकता है उसको भी अटेंड ना कर पाए। तो यूज दिस स्ट्रेटेजी, और आप जब एग्जाम देके आएंगे तो मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। कुछ सिमिलर टाइप की स्ट्रेटेजी मैं जेईई नीट के बच्चों को भी बताता हूं, और वो सारे बच्चे एग्जाम देके आते हैं तो जरूर कहते हैं कि आपके स्ट्रेटेजी से हमारा मार्क्स एग्जाम में बढ़ा, इंक्रीज हुआ। ये सेम स्ट्रेटेजी आप अपने अभी जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी लगा सकते हैं, ताकि इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर लें और आपको इस स्ट्रेटेजी पे भरोसा भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वेटेज का।
तो वेटेज की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक लगभग 75 मार्क्स का पूछा जाता है, इनऑर्गेनिक कई बार 80 भी जा सकता है, और फिजिकल आपका 70 से 75 नंबर का पूछा जाता है। ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो 100 नंबर का ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो मैंने टोटल 50 क्वेश्चन का कैलकुलेशन किया है, 50 गुना 5 250 होता है, तो 150 प्लस 100 250 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन जो स्किप करना है उसको मैंने कंसीडर नहीं किया, ओवरऑल एनालिसिस देखा है तो आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल लगभग बराबर मार्क्स का पूछा जाता है, ऑर्गेनिक आपका 100 नंबर का पूछा जाता है, ऑर्गेनिक ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे की स्ट्रेटेजी देखते हैं। तो आपको क्या करना है, जनरली क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक जिन बच्चों का अच्छा होता है, इनऑर्गेनिक का सवाल ऐसा होता है कि वो देखते ही हो जाता है। अगर आपको आता है तो आप देखते ही कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 सेकंड में आप कर लेंगे। जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मेरे बैचेस में पढ़ते हैं, तो वो बच्चे धीरे धीरे, शुरू में नहीं होगा ऐसा, धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते इस लायक बन जाते हैं कि जेईई मेन का क्वेश्चन भी 30 सेकंड में 60 सेकंड में कर लेते हैं। तो आप भी कर पाएंगे, इनऑर्गेनिक आसान होता है, अगर आपको आता है तो आप तुरंत कर लेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट कीजिए। ऑर्गेनिक में क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करवाते हैं, ए रिएक्ट कर रहा है बी से, बी रिएक्ट कर रहा है सी से, तो डी बन रहा है, बहुत सारा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, तो उसमें समय ज्यादा लगता है। बहुत सारे सवालों में ऐसा देखने को मिलता है, आसान सवाल भी आता है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक जो पोर्शन है वो ज्यादा टाइम टेकिंग पोर्शन है विद रिस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक। अगर फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल में और ज्यादा समय लग जाता है, कई बार आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ता है, गलती आप ज्यादा करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका फिजिकल, कई बच्चों का फिजिकल काफी स्ट्रांग होगा तो फिजिकल से ही स्टार्ट करेंगे, मेरे कहने पे नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपका फिजिकल एवरेज रेंज में है तो आप फिजिकल को लास्ट में करें। ठीक है, डू नॉट वेस्ट मोर टाइम इन रीडिंग द पैराग्राफ अगेन एंड अगेन। जो पैराग्राफ क्वेश्चन होता है ना, उसके पैराग्राफ को बार बार पढ़ लेने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। उसको एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना पैराग्राफ पढ़े भी क्वेश्चन हो जाता है। तो आपका काम है क्वेश्चन सॉल्व करना, एमसीक्यू में से ABCD टिक करना, राइट। तो आप उस पर फोकस करें, पैराग्राफ को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश ना करें अनटिल अनलेस। कई बार देखिए, आपका CUT का एग्जाम है, आसान एग्जाम है, यही जे एडवांस का पैराग्राफ रहता तो कई बार वो नया कॉन्सेप्ट डाल देता है पैराग्राफ में, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, और वहां से सवाल पूछता है, तो वहां पर पैराग्राफ को ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। यहां पर पैराग्राफ को बहुत ज्यादा पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या रही, आपको इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक पे जाना है एंड देन फिजिकल पे जाना है। फिजिकल के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उनको बाद में करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे बायोमॉलिक्यूल के क्वेश्चन, पॉलीमर के क्वेश्चन, जो आपको आता होगा तो देखते हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन होंगे तो आपसे ज्यादा समय मांगेगा वो। ऑर्गेनिक में भी आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आसान होंगे, उनको आपको जल्दी कर लेना है। ठीक, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन का नंबर बराबर है। ठीक है, तो उस केस में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको आसान सवाल को पहले करना है, टफ को बाद में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज का। तो सॉलिड फिजिकल से हम लोग स्टार्ट करें, सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट से आपका लगभग 2 सवाल पूछा जाता है। सॉलिड स्टेट अगर आपको आता है, समझ में आता है, तो CUT के क्वेश्चन काफी आसान आते हैं, आपसे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉल्यूशन का क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। ठीक है, मॉडरेट रेंज में आप इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल बहुत ही आसान आता है, सिंपल वैल्यूज देके आपको कुछ प्रॉपर्टी पूछ लेगा या सिंपल कैलकुलेशन करवा लेगा। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उतना स्ट्रांग नहीं भी है, बेसिक आइडिया भी है, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, कई केसेस में आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। ये तो लप्पू सा टॉपिक है, सबसे आसान सवाल फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं से आता है तो केमिकल काइनेटिक्स से आता है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें बहुत ही आसान सवाल आपको दिखेंगे जो आसानी से 30 सेकंड में, 60 सेकंड में आपसे हो जाएंगे, और इससे टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और सरफेस केमिस्ट्री तो और भी आसान है, ठीक है, सबसे आसान है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में। आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से आपका नंबर सरफेस केमिस्ट्री से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं मेरे पोर्शन पे, इनऑर्गेनिक के पोर्शन पे। तो इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेटलर्जी बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा, क्योंकि आप लोगों ने ना इसे बोर्ड में पढ़ा होगा, ना ही जेई में पढ़ा होगा, ना ही नीट में पढ़ा होगा। तो थोड़ा शुरू में डर लग सकता है, अटपटा लग सकता है, घबराहट हो सकती है, बेकार लग सकता है, बोरिंग लग सकता है, ठीक है, निहायती वाहियात लग सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर 1-2 बार इसको पढ़ लिए तो आपको पूरा नंबर देगा, काफी आसान लगेगा, ठीक है। आपके ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों क्वेश्चन आपकी झोली में आ जाएंगे। कई बार इससे बहुत आसान सवाल पूछा जाता है, आपको ओर्स का नाम दे देगा और फॉर्मूला दे देगा, मैचिंग करवा लेगा, इतना आसान सवाल पूछा जाता है। तो जितने भी ओर हैं, जैसे आयरन के ओर हैं, कॉपर के ओर हैं, जिंक के ओर हैं, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको बस रट लीजिए, ठीक है। वहां से एक सवाल आपका फंसने का चांस रहता है। इसके अलावा जो बेसिक मेथड्स ऑफ मेटलर्जी है, जैसे रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, इन सब को आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। उसके अलावा अगर एलिंगम डायग्राम का एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, प्यूरिफिकेशन मेथड का एक क्वेश्चन आता है, तो प्यूरिफिकेशन मेथड में बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि लिक्विड जो आपका डिस्टिलेशन मेथड है, लिक्वेशन मेथड है, ये किस किस एलिमेंट के लिए होता है, कौन सा प्यूरिफिकेशन मेथड किस एलिमेंट के लिए होता है, वो एलिमेंट का नाम आपको याद रखिए, तो आपको आसानी से, ठीक है, आपका 5 नंबर आपकी झोली में आ जाएगा, ठीक है। तो मेटलर्जी शुरू में आपको अटपटा लगेगा, घबराहट होगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 1-2 बार पढ़ेंगे, जो लेक्चर आपको पढ़ाया जा रहा है, कराया जा रहा है, पहले भी दूसरे टीचर ने कराया इसी चैनल पे, उन वीडियोस को आप देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, विश्वास मानिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक तो और ज्यादा आपको टफ लग रहा होगा, क्योंकि आपके साथ, ठीक है, थोड़ी नाइंसाफी तो हो रही है। देखिए जेई मेन में पी ब्लॉक को काट दिया गया है, नीट में भी काट दिया गया है। जेई में, नीट में बहुत कम पढ़ना है पी ब्लॉक, लेकिन आपके सीयूटी में पूरा पढ़ना है, और पूरा पी ब्लॉक एक चैप्टर नहीं है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 4 चैप्टर है, और चारों चैप्टर के जितने ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सब ऑर्डर आपको दिमाग में रखना है। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स, ऑक्सो एसिड पूरा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए कि H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, ये सब आपको क्लासेज में सिखाया जा रहा है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी ये चीज पढ़ा होगा। तो पी ब्लॉक की आप बात करेंगे तो पी ब्लॉक से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो पी ब्लॉक देखिए, आप इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि पी ब्लॉक हमने बोर्ड में नहीं पढ़ा है, मेटलर्जी हमने नहीं पढ़ा है, तो हम एक काम करते हैं, मेटलर्जी और पी ब्लॉक को छोड़ देते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तो मिल रहा है ना। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम ऐसी गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि इसके अलावा जितने चैप्टर उसके सारे सवाल तुम कर दोगे, ऐसा तुम नहीं ले सकते। तो अगर तुमको पूरा मार्क्स स्कोर करना है, मैंने क्यों बोला था कि 200 में 200 स्कोर करना पॉसिबल है, क्योंकि 10 क्वेश्चन तुमको एडिशनल मिल रहे हैं छोड़ने के लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन तुमको स्किप करने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये माइंडसेट रखोगे कि पी ब्लॉक के सारे सवाल छोड़ देंगे, मेटलर्जी के सारे सवाल छोड़ देंगे, तो नहीं होगा, पूरा मार्क्स नहीं आएगा, कटेगा, तुम्हारा कटेगा, याद रखना। जब कटेगा तो मैं याद आऊंगा, इसलिए पी ब्लॉक को छोड़ना नहीं है। प्रवेश बैच में मैं पी ब्लॉक के आज ही एक शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड करवाया हूं। तो हैंड रिटन नोट्स में आपको हर चैप्टर का, मतलब ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 सभी का पूरा ट्रेंड्स, जो भी ऑर्डर है, सब आपको एक जगह मिल जा रहा है। उसको 2-3 बार समझिए, लिखिए, आपको ऑलरेडी समझाया गया है, ठीक है। आप उसको करिए, आसानी से पी ब्लॉक में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
और बात करते हैं डीएनए ब्लॉक का। तो डीएनए ब्लॉक तो बहुत सारे बच्चों का अच्छा होगा। जो बच्चे एनसीईआरटी वाला चैनल पे मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उनको ये चैप्टर, ठीक है, कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने ये चैप्टर माइंड मैप में पढ़ाया, मैंने ये चैप्टर विजेता में पढ़ाया, ठीक है, इसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया, परिश्रम में पढ़ाया, बोर्ड बूस्टर में पढ़ाया। इतनी बार आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया है। 10 घंटे का वीडियो अभी भी अवेलेबल है आपके एनसीईआरटी वाला चैनल पे, जिसके 4.5 लाख से ज्यादा व्यूज भी हैं। मतलब 4.5 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देखा भी है। वो कंप्लीट पैकेज है। वो 10 घंटे का वीडियो अगर कोई बच्चा देख लेता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, छाती ठोक के कह सकता हूं, आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। एक सवाल गलत नहीं होगा। पूरा सवाल आप करके आएंगे, चाहे आप नीट दें, चाहे जेई मेन दें, चाहे बोर्ड दें, चाहे सीयूईटी दें। जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, जेई एडवांस के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत आसान चैप्टर है। जिन बच्चों ने भी बोर्ड की तैयारी अच्छे से की होगी उनको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, ठीक है, और उनको आसानी से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तीनों क्वेश्चन वो कर ले जाएंगे। अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन से टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन का भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोऑर्डिनेशन भी काफी आसान हो जाता है। बच्चे फंसते कहाँ हैं? जो बच्चे फंसते हैं वो आइसोमेरिज्म में फंसते हैं। जब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म में बच्चे फंसते हैं। इस टॉपिक में बच्चे ज्यादा फंसते हैं और उसमें भी स्टीरियो में ज्यादा फंसते हैं। स्ट्रक्चरल तो हो जाता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस के हिसाब से जितना टफनेस लेवल है सीयूईटी का, उसके हिसाब से आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इतना ज्यादा टफ नहीं पढ़ना है सीयूईटी में। जो बेसिक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। आपसे एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा CO OX होल थ्राइस, तो ये केस बन जाएगा MA होल थ्राइस का। पूछेगा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कि नहीं होगा, ऑप्टिकल होगा कि नहीं होगा। तो काफी बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आसान सवाल पूछे जाएंगे। ये मान लीजिए कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो मिला के एक सवाल तो पक्का आएगा, लिख के दे रहा हूं आएगा। एक सवाल VBT और CFT का आएगा और एक सवाल आपके वर्नर थ्योरी और नोमेनक्लेचर का आएगा। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फिर हमारे पास ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता है यहां से। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो अरीन। यहां से लगभग 4 सवाल, 3 से 4 सवाल आपका पूछा जाता है। ये पहला चैप्टर है, आसान चैप्टर है, पूरे ऑर्गेनिक में आसान चैप्टर है, सबसे आसान है क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें बच्चे 11 से भी पढ़ के आते हैं। जिन बच्चों का जीओसी अच्छा है, देखिए अगर आपने 11th में ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है, जीओसी नहीं पढ़ा है, तो बिलीव मी आपसे 12th का ऑर्गेनिक नहीं होगा। अगर आपका जीओसी स्ट्रांग है तभी आप 12th का ऑर्गेनिक कर सकते हैं, क्योंकि बिना जीओसी के, बिना आइसोमेरिज्म के आपको 12th का ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा। कोई मास्टर, कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता है। तो अगर आपको जीओसी बिल्कुल नहीं आता है, क्या करेंगे? अब तो जो होना था वो हो गया। बचपन की गलतियां थी, 11th की गलतियां थी, ठीक है, चैटिंग में बिजी थे, 11th बर्बाद कर दी। अब क्या करें सर? अब भी एक उपाय है, यूट्यूब से जीओसी टॉपिक का, जीओसी का किसी भी टीचर का शॉर्ट वीडियो, 1 घंटा आधा घंटा का वीडियो देख लीजिए, जीओसी का बेसिक आइडिया ले लीजिए। उसके बाद आप किसी भी बैच में जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक समझ में आएगा, उसके बिना ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगा। तो यहां से आपके टोटल 4 सवाल लगभग पूछे जाते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से भी आपके 3 सवाल पूछे जाते हैं और अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजाइलिक एसिड से भी 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन से भी 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। बायोमोलिकल से भी 2 सवाल पूछा जाता है। तो बायोमोलिकल की बात करेंगे तो बायोमोलिकल में आपको स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, आपसे स्ट्रक्चर रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिकल बोरिंग लग सकता है लेकिन उसको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आता है। ठीक है, मैंने परिश्रम 2.0 में पढ़ाया था बायोमोलिकल, बहुत मजा आया था। ठीक है, चलिए
तो आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक आपका पॉलीमर है। पॉलीमर से भी आपका 1 से 2 सवाल पूछा जाता है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी 1 सवाल पूछा जाता है। अगेन यहां से अगर आप बात करेंगे तो स्ट्रक्चर रिलेटेड सवाल, ठीक है, ज्यादा पूछा जाता है। और स्ट्रक्चर का एक बेसिक आइडिया, स्ट्रक्चर रटना नहीं है, बेसिक आइडिया आपको लेके चलना है। जो आपको ये टर्म्स दिए गए, टर्म्स का मीनिंग आपको लेके चलना है, इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे होंगे वो आपको ऑलरेडी इसके क्वेश्चंस करवा चुके होंगे या करवाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप लेके चलिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ऑर्गेनिक 100 नंबर का आ रहा है तो सिर्फ ऑर्गेनिक लेके बैठ जाते हैं, नहीं, आपको पूरा सिलेबस करके जाने की पूरी कोशिश करनी है, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पर क्वेश्चन आपको बहुत कम समय दिया जा रहा है। तो इतने कम समय में जब आपसे फिजिक्स और मैथ्स का टफ सवाल दे दिया जाएगा तो हिलेगा नहीं, उठेगा नहीं, बिल्कुल उठने भी नहीं देगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी आप 400-600 स्कोर कर पाएंगे और एक अच्छा डिसेंट कॉलेज ले पाएंगे। नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो नोएडा के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां जाना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। पूरा सेशन, पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और कोई डाउट अगर आपका है, जो भी स्ट्रैटेजी बताई गई, जो भी चीजें बताई गई, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया ये मैं पिछले 6 सालों से बच्चों को बता रहा हूं और इससे बहुत फायदा हो रहा है कि आप आंख बंद करके लगातार सवाल मत करिए कि 1 नंबर किया, 2 नंबर को भी किया, चाहे 2 नंबर क्वेश्चन कितना भी समय ले ले, 4 मिनट ले ले, मैं उसी में लगा हुआ हूं, अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, कलम घिस रहा हूं, ठीक है। बाद में सर पीट रहा हूं कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही लिखेगा, जैसे ही आपको दिखेगा ये क्वेश्चन आपका समय बर्बाद कर सकता है या आपको फंसा सकता है, फंसना नहीं है, याद रखिएगा, फंसना नहीं है। कोई आपको फंसाना चाहेगा, ठीक है, लेकिन आपको फंसना नहीं है, ठीक है। बुलाएगी लेकिन जाना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।